हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हम काफी टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि मेसोलिथिक पीरियड से जो कि 12,000 ईयर्स अगो से लेकर 10,000 ईयर्स अगो तक एक्सटेंड करता था, उस दौरान कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस देखने मिले। अब ये एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत सिग्निफिकेंट मार्क छोड़ते हैं क्योंकि इसके वजह से ना हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने लगी। फार्मर्स जो है इमर्ज हुए, हर्डर्स इमर्ज हुए, लोगों ने रहने का तरीका सीखा और इसी के बाद तो न्यूलिथिक पीरियड आया था। तो इसीलिए ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, आप इसे जनरली सोचिए कि सिर्फ एनवायरमेंटल चेंजेस जो सिर्फ नहीं है, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर एक्ट की वजह से, उस एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस आए तो उसके वजह से धीरे धीरे लोग फार्मर्स बनते गए, फार्मिंग करने लगे, फिर हर्डर्स बनते गए। पर ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक साथ में पूरा नहीं बताने वाली। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। ओके, सो a changing environment. Okay, now around 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world and with a shift to relatively warmer condition. ठीक है, अब यहाँ देखिए एक चीज, relatively shift to warm conditions। पूरे वर्ल्ड में इस पीरियड के अराउंड ना क्या हुआ था कि एक सडन चेंज आया था। सडन चेंज मतलब कि पहले शायद जो एनवायरनमेंट था वो थोड़ा कोल्ड रहा करता था, तो अब जो है कंपैरेटिवली वो वार्म होता गया। मतलब अब वार्म कंडीशंस देखने मिली वर्ल्ड में ही, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड में लिखा है। तो जगह वार्म होने लगी, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया जो सपोर्ट करता था ग्रोथ ऑफ ग्रासलैंड्स। ठीक है, मतलब पहले ग्रासलैंड्स इतनी ग्रो नहीं करती थी, तब इसीलिए शायद हंटर गैदरर्स क्यों एनिमल्स को हंट करते थे ज्यादा, क्योंकि उनको ज्यादा कुछ खाने, और क्या खाएंगे यार। ग्रासलैंड्स ग्रो नहीं करती थी तो ग्रासलैंड्स ग्रो नहीं करेगी तो क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे। तो अब जब एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हुआ और वार्म होता गया तो उससे हुआ क्या, इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। और क्योंकि वार्मर कंडीशंस होने लग गई ओवरऑल वर्ल्ड में, तो उससे क्या होने लग गया, इससे इन टर्न ग्रासलैंड्स उगने लग गई। वार्म कंडीशन से ग्रासलैंड्स उगने लग गई एंड दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलूप, goat, sheep and cattle, that is the animals that survived on the grass। देख रहे हो, एक के बाद एक इवेंट साइमल्टेनियसली चल रहा है, मतलब लिंक्ड है ये सारी चीजें। जैसे ही कंडीशन चेंज हुई एनवायरनमेंट की और वैसे ही क्या हुआ, ग्रासलैंड्स की ग्रोथ बढ़ी और उसी के साथ साथ हम देखते हैं जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उसी पे रहते हैं। मतलब जो एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास उनकी भी मात्रा बढ़ने लग गई। मतलब हम देखने लग गए इस टाइम पे डियर, एंटीलूप, गोट, शीप एंड कैटल, ये सारे एनिमल्स और आने लग गए क्योंकि इनका रहना उस ग्रास में ही है। अब हवा से टपक के नहीं आए, इनकी बढ़ोतरी हो गई, मतलब अब ग्रासलैंड ज्यादा। देखिए, अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ऐसा नहीं था कि पहले कुछ नहीं था ग्रासलैंड, वैसा कुछ नहीं था। मैं कह रही हूँ कि धीरे धीरे कंडीशन चेंज हुई एनवायरनमेंट की। ऐसा नहीं था कि आज रात को मैसेज आया कि कल से जो है मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ऐसे नहीं है। कल से कॉल आया, मतलब कि कल से चलो भाई मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो रहा है, अब 12,000 ईयर्स से अब 10,000 ईयर का पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे ना जब समय बीतता जाता है तो कंडीशन चेंज हुई, एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज हुई और उसी के साथ साथ बहुत सारी जगहों पे ग्रासलैंड्स बनने लगे, मतलब ग्रोथ हुई ग्रासलैंड्स की। तो ये एनिमल्स जो पहले कुछ नंबर्स में थे, अब ये और ज्यादा, इनका क्या है, ब्रीडिंग बढ़ गया क्योंकि अब ये वही रहते यार, ये उनका हैबिटेट है, वो वही रहेंगे, इसीलिए एनिमल्स जो है इनका काउंट बढ़ गया। ओके, एंड इससे फिर क्या हुआ कि क्योंकि हंटर गैदरर्स भी अभी भी एनिमल्स को ही हंट करने में लगे रहते थे, क्योंकि आपको पता है हंटर गैदरर्स एनिमल्स के पीछे जाते थे और क्योंकि वो एनिमल्स से भी बहुत सारी चीजें ले लेते थे, तो अब है ना हंटर गैदरर्स नोटिस करने लगे इन एनिमल्स के मूवमेंट को। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ फोर्थ पॉइंट, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons। अब मैंने कहा था कि जैसे ग्रासलैंड उगने लगी तो वैसे ही जो एनिमल्स ग्रास पे रहा करते थे उनका काउंट बढ़ गया। तो अब एनिमल्स के पीछे तो हंटर गैदरर्स पहले से लगे हुए थे और क्योंकि उनका एम था भाई कि
सर्वाइवल के लिए तो वो उन्हीं का पीछा करेंगे। तो हंटर गैदरर्स जब नोटिस करते थे इन एनिमल्स को कि इनके ब्रीडिंग सीजन्स को, इनके फूड हैबिट्स को, कि ये क्या खा रहे हैं और ये कौन से जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है इनके बच्चे होते हैं, तो ये पूरे ब्रीडिंग सीजन और फूड हैबिट्स को जब ये देखने लगे, एनालाइज करने लगे, तो इन्होंने सोचा कि यार हम इन एनिमल्स की भी तो क्या कह सकते हैं, इन एनिमल्स को अपने साथ भी रख सकते हैं और इनका केयर कर सकते हैं और इनको जो खिलाने विलाने हम लोग भी तो लेके जा सकते हैं ना। तो देखो, देन दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। मतलब पहले उनको एक ख्याल नहीं आया, फिर उनको लगा कि नहीं यार, इन एनिमल्स की तो हर्डिंग एंड रियरिंग हम भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? हर्डिंग मतलब कि जैसे आप गांव वगैरह में जाते हो, आपके खुद के गांव में जाते हो ना, तो और अभी शहरों में भी यार जैसे गौशाला हो गई हर जगह, तो वहाँ पे गाय ना झुंड में जाती है सारी, तो एक ना एक उनके साथ होते हैं जो लकड़ी लेके या कुछ लेके चलते हैं और वो आगे आगे चलते हैं और गाय उनके पीछे पीछे जाती है, ठीक है। और गाँव में तो यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं मिलती गोट शहरों में, लेकिन गांव में अगर आप जाओगे तो बहुत सारी बकरियां होती है, तो उनको चलाने वाला एक ही आदमी होता है, एक दो और बच्चे भी लेके चले जाते हैं, क्योंकि तब तक गोट्स को पता चल जाता है कि ये हमारा वो है, ओनर है, ये हमारा पेरेंट है, इसके साथ में जाना है। तो वो क्या करता है, इसको हर्डिंग बोलते हैं, कि आप सबको साथ लेके चल रहे हो उनको चराने के लिए, जो भी है वो इसे हर्डिंग कहते हैं। बट रियरिंग किसे कहते हैं? जैसे आप उनको अच्छे से रख रहे हो। अब रियरिंग में देखिए, फिर से गांव का एग्जांपल देती हूँ। आप गांव, अभी तो हम शहरों में क्या, दूध बहुत ही कम लोग होते हैं जो शहरों में भी गाय का ऐसे पूरा प्रॉपर दूध ऐसे मंगवा रहे होता है, वो मतलब कि उनके दूध वाले अंकल देने आते हैं, वरना शहरों में मोस्टली लोग क्या करते हैं, पैकेट का दूध लेते हैं। तो अब अगर आप गांव जाओगे तो गांव में, जैसे मेरे खुद के गांव की अगर बात करूं, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, जैसे जब दूध रिसीव करने का टाइम आता है कि अब दूध लेने जाना है, तो वो लोग, वो आंटी होगी पर्टिकुलरली, तब गाय का दूध निकालेगी सामने से। तो मतलब कि ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये जो पूरा कि गाय को खाना देना, फिर पता चलता है उनसे दूध भी निकालना, उनकी केयर करना, ये पूरा रियरिंग का प्रोसेस हो गया। कि मतलब आप एक पर्टिकुलर एनिमल को हमेशा अपने साथ रख रहे हो और उनके फीडिंग से लेके, उनके ब्रीडिंग से लेके, उनके खाने पीने की ज़रूरत की हर चीज़ आप मतलब खुद भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उनको भी आप एक शेल्टर में रख रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, तो उसे रियरिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया, बट हर्डिंग एंड रियरिंग लोगों को आइडिया लगा कि यार हाँ, अब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लोग सोच रहे हैं ना, हमेशा एक ही चीज़ नहीं, खुद ही वो मन में आ जाता है थॉट, तो उन्होंने हर्डिंग रियरिंग स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ देखो एक और चीज़ हुई थी कि फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट, और इसी पीरियड के दौरान फिशिंग एक ऐसी चीज़ थी, एक्टिविटी थी, तब लोगों ने सोचा यार फिशिंग भी है, कर सकते हैं। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स है, 6 के 6 अच्छे से याद कर लो, बहुत ईजी है। अब द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, वरना कंबाइन कर दूंगी तो वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप वो भी वीडियो देख लेना और साथ ही में इस वीडियो को अच्छे से रिफर करना, नोट्स बनाना। और आपको अगर वीडियो जो है नहीं मिल रही है, डिफिकल्टी हो रही ढूंढने में, तो या तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो आपको आई बटन के थ्रू आपको मिल जाएगा, देखिए अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय।